कक्षा 12 कॉमर्स का लेखांकन अनुपात चल रहा था। आज हमारा नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उसके बाद क्रियाशीलता अनुपात में कौन कौन से अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो हर एक टॉपिक में मैंने बताया था कि चार चार अनुपात ज्ञात करते हैं। क्रियाशीलता अनुपात में सबसे पहला है स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात करना। इसके बाद देनदार आवर्त अनुपात ज्ञात करेंगे। उसके बाद लेनदार आवर्त अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे और हम लोग जितने भी अनुपात होंगे उसको निकालेंगे। तो सबसे पहला है क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात क्या होता है इसके बारे में बताया है। क्रियाशीलता अनुपात के माध्यमों से यह ज्ञात किया जाता है कि संस्था ने उपलब्ध संसाधनों का कार्यकुशलता पूर्वक एवं लाभदायकता ढंग से उपयोग किया है या नहीं। जितने भी हमारे संसाधन हैं या व्यवसाय में जितनी चीजें उपलब्ध हैं उनका हम व्यवसाय के लिए उचित रूप से प्रयोग किए हैं या नहीं, इसके बारे में बताया है। इस अनुपात को निष्पादन अनुपात भी कहा जाता है। इस अनुपात की गणना शुद्ध विक्रय के आधार पर की जाती है, इसलिए इसे आवर्त अनुपात भी कहते हैं। इस आवर्त अनुपात विक्रय की लागत विभिन्न संपत्तियों के बीच स्थापित किया जाता है। मतलब विभिन्न संपत्तियों के बीच में इसका क्या किया जाता है, दायित्व और संपत्तियों के बीच में इसका संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे यहाँ पर स्टॉक है, ये भी संपत्ति है। इसके बाद हम लेनदार निकालेंगे, वो भी संपत्ति है। लेनदार निकालेंगे, वो दायित्व है। तो संपत्ति और दायित्व के बीच में ये क्या बताता है, संबंध को स्थापित करता है। इसमें स्कंद आवर्त अनुपात, स्कंद को स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, स्कंद आवर्त अनुपात, दूसरा देनदार आवर्त अनुपात, तीसरा लेनदार आवर्त अनुपात और तीसरा चौथा कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात ज्ञात किया जाता है। हम लोग इसमें चार मेथड या चार अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला है स्कंद आवर्त अनुपात। स्कंद आवर्त अनुपात क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, स्कंद आवर्त अनुपात का ये फॉर्मूला है। और स्कंद आवर्त अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में पहले जानते हैं कि स्कंद आवर्त अनुपात होता क्या है। तो यह अनुपात निश्चित अवधि में बेचे गए माल की लागत पर उस अवधि के औसत अनुपात के संबंध को स्थापित करता है। अर्थात आप कितने माल को बेचे हो और औसत स्टॉक क्या था, मतलब आप कितना माल बेचे हो और उसके औसतन माल के बीच में ये क्या बताता है, संबंध को स्थापित करता है। आगे बोलता है स्टॉक सही उपयोग हो रहा है अपितु जितना अधिक होगा वह निष्पादन उतनी ही अधिक कार्यकुशलता स्पष्ट करेगी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला है स्कंद आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। जो इसका आंसर आएगा वो आपका टाइम है कि आप इस संपत्ति का उपयोग 4 बार 5 बार 6 बार जो भी आंसर आएगा वो समय अवधि में उपयोग कर सकते हो। ठीक, तो स्कंद आवर्त अनुपात का फॉर्मूला होता है बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। औसत स्कंद कैसे निकालोगे, तो औसत स्कंद का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक डिवाइड बाय 2। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो औसत स्कंद आ जाएगा। बेचे गए माल की लागत याद करने के लिए इससे पहले बहुत सारा फॉर्मूला लिखाया हूं मैं लेकिन फिर भी मैं एक दो फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला बेचे गए माल की लागत, इसका फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस सकल लाभ। एक फॉर्मूला तो ये होता है विक्रय माइनस सकल लाभ। अगर सकल हानि होगा तो ये प्लस हो जाएगा, सकल हानि हुआ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लाभ होगा तो माइनस, प्लस हानि होगा तो माइनस। ये फॉर्मूला है। ठीक, तो बेचे गए माल की लागत का मैं पहले फॉर्मूला करवाया हूं तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक, चलिए अब आपके बैक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप देखेंगे ऊपर लिखने जैसे मैं 49 नंबर क्वेश्चन में तो समझा रहा हूं, आप समझेंगे। सबसे पहले बोलता है संचालन से आय की लागत। तो संचालन से आय की लागत को बेचे गए माल की लागत ही बोलते हैं, याद रखना। संचालन आय, अगर क्वेश्चन में दिया है संचालन से आय, इसको अपन बोलते हैं विक्रय। ठीक, और
अगर दिया संचालन से आय की लागत, इसको बोलते हैं बेचे गए माल की लागत। समझ में आया? संचालन से आय विक्रय होता है और संचालन से आय की लागत बेचे गए माल की लागत होगा। संचालन से आय, अगर इसको हम लोग 100 मानते हैं, ठीक, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, अगर लागत 75 हुआ तो लाभ कितना हो जाएगा 25। क्यों? क्योंकि इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, ये जब हम लोग अभी आगे फॉर्मेट पढ़ेंगे तब इसमें मैं सेट करूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, संचालन से आय विक्रय होता है और संचालन से आय की लागत को बेचे गए माल की लागत बोलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन दिया है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 49, बोलता है संचालन से आय की लागत, मतलब बेचे गए माल की लागत आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना रुपए दिया है, तो 45 लाख रुपए। तो इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट अप करना, तो 45 लाख रुपए आपको बेचे गए माल की लागत दिया हुआ है, लिख लिए। उसके बाद दिया है प्रारंभिक स्टॉक 1 लाख और अंतिम स्टॉक 12,50,000। देखो प्रारंभिक स्टॉक 10 लाख दिया, तो यहां पे पहले रखोगे, तो प्रारंभिक स्टॉक कितना रखेंगे 10 लाख रुपए और अंतिम स्टॉक दिया है 12,50,000 है क्या? वो 45 लाख दिया था, 10 लाख रुपए ये दिया है और 12,50,000 रुपए ये दिया होगा। ठीक, डिवाइड बाय 2, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22,50,000 डिवाइड बाय 2 कटेगा 1 2 5 1 2 3, तो कितना आया 11,25,000 रुपए। यहाँ पर लिखेंगे 11,25,000। इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे ना, क्योंकि हमको इसका लागत निकालना, तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक डिवाइड बाय 2 करके अपन क्या निकाल दिए, औसत स्तर। औसत स्तर को लाकर यहाँ पर रख दिए। बेचे गए माल की लागत आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है, तो दिया हुआ है, जब इसको काटोगे तो आएगा 4 टाइम। ठीक है, काटोगे तो 1 2 3 1 2 3, इसको 4 से गुणा करो तो 4 5 20 की 0 हासिल आई 2, 4 दूनी 8 9 10 की 0 हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5 4 एकम 4, तो 1125 को 4 बार दोगे तो 4,500। क्लियर है? तो 4 टाइम। समझ में आया? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो आपको दिया हुआ है सकल लाभ अनुपात दिया हुआ है 25%। ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक दिया है, अंतिम स्टॉक दिया है, विक्रय दिया हुआ है और सकल लाभ अनुपात दिया। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, तो मैं यहीं से चालू करता हूं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूले बनाऊंगा, तो यहां से चालू करता हूं। तो आप लोग लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को जो जो दिया है वो लिख लेना। क्या क्या दिया है तो लिख सकते हो, दिया है प्रारंभिक स्टॉक 29,000, अंतिम स्टॉक 31,000। तो प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया है 29,000, ठीक, और अंतिम स्टॉक 31,000 डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 60,000 डिवाइड बाय 2 कट जाएगा, तो औसत इसका कितना आ गया 30,000। यहां तक क्लियर है? ठीक, अब बोलता है विक्रय दिया हुआ है 3,20,000 और बोलता है सकल लाभ अनुपात 25% दिया है। तो सकल लाभ अनुपात दिया, तो सबसे पहले सकल लाभ निकालो। तो सकल लाभ कैसे निकालेंगे, तो सकल लाभ विक्रय का 25%। कैसे हुआ, क्योंकि हमको पता है विक्रय 100 होता है, लाभ 25 होता है, तो हमारा लाभ 75 होता है लागत, तो विक्रय का 25%, तो विक्रय का 25%, तो विक्रय हमारा कितना रुपए दिया हुआ है 3,20,000, इसका 25%, 3,20,000 है ना विक्रय, हाँ, तो 3,20,000 का 25% निकालो, तो 1 2 1 2 कट जाएगा 25 में 1 2 25 दूनी 50 की 0 हासिल है, एक बार 25 के 75 75 और 5 80, तो कितना रुपया आ गया
80,000। क्लियर? अब सकल लाभ आ गया 80,000, बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला निकालो। बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला विक्रय माइनस सकल लाभ। विक्रय आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,20,000, सकल लाभ अपन निकाले हैं 80,000, घटा देंगे 12 से 8 गया 4 भाग दे दे तो 2,40,000। क्लियर? यहां तक आ गया। अब बेचे गए माल की लागत दिया है उसको यहां पर रख सकते हो, औसत स्कंद दिया है उसको यहां पर रख सकते हो, दोनों को सॉल्व करोगे तो स्कंदावर्त अनुपात। बताओ ये किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है? प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करें तो आपका क्या निकल गया? औसत स्कंद निकल गया। वो यहां पर लाके पुट अप करें तो इसके बाद यहां पर फार्मूला पुट अप करोगे तो ये जो 30,000 है वो नीचे आ जाएगा। बेचे गए माल की लागत आप निकाल चुके हो 2,40,000, उसको ऊपर रख दोगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन और बता रहा हूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद 50 नंबर 1 क्वेश्चन देखिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, बाकी तो आप बना ही लेंगे। 31वां नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये जो बताया वो क्लियर है, सिर्फ लास्ट में लाके फॉर्मूले में पुट अप करना है, ये बन जाएगा। मिटा दूं? उसके बाद आता है 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए, विक्रय दिया हुआ है 3 लाख, सकल लाभ लागत का कितना परसेंट बोलता है? 25%। प्रारंभिक स्टॉक 1/3 भाग, प्रारंभिक स्टॉक अंतिम का 1/3 और अंतिम स्टॉक बोलता है विक्रय का 30%। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ये तो फॉर्मूला नहीं ना, आपको जो दिया वो लिख लेंगे पहले 51 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन में आप जो दिया उसको लिख लेंगे। ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा पर डायरेक्ट लिखूंगा ना, आप लोग इसको फॉर्मूले में सेट करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है अंतिम स्टॉक। ठीक, अंतिम स्टॉक क्या बोलता है? विक्रय का 30%। विक्रय आपको कितना रुपए दिया हुआ है? तो विक्रय दिया है आपको 3 लाख रुपए। ठीक है, तो विक्रय दिया है 3 लाख, इसका कितना परसेंट? 30%। तो 3 लाख का 30% 3 किया 9, 90,000 रुपए। यहां तक हो गया। अब प्रारंभिक स्टॉक निकालो, तो प्रारंभिक स्टॉक बोलता है अंतिम का 1/3, तो अंतिम स्टॉक कितना है? 90,000, इसका 1/3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30,000। यहां तक क्लियर है? ये आ गया अंतिम, ये हो गया प्रारंभिक। तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अंतिम स्टॉक डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखना हो डायरेक्ट लिखेंगे, इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। तो प्रारंभिक आपका कितना है? 30,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 10 11 12, 1,20,000 डिवाइड बाय 2 कटेगा तो कितना आ गया? 60,000 रुपए। क्लियर? ये आ गया। अब आगे बोलता है सकल लाभ लागत का कितना परसेंट है? बोलता है 25%। ठीक, क्योंकि लागत मान लो यदि 100 है तो लाभ कितना होगा? 25%। तो 125 क्या हो गया? विक्रय। ठीक, क्यों बोला? क्योंकि लाभ जो दिया है वो लागत पर बोला है, तो लागत को हमको क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि लाभ जिस पर बोलेगा उसको आप क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अगर बोल देता लागत पर 10, लागत का 25%, तो लागत अपन को 100 माने तब ये 25 हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय कितना हो गया? 125। अब सेट करना 125% का 125% विक्रय का मूल्य दिया हुआ है।
कितना रुपए? 3 लाख। तो मेरे को क्या चाहिए? लागत चाहिए। लागत का मूल्य कितना है? इसको परसेंट में अगर चलाओ 100%, 100%, 100%, ये कितना हो गया? 125। वही लिखा हुआ है 125% विक्रय है, तो इसका मूल्य कितना बताया है? 3 लाख रुपए क्वेश्चन में दिया है। तो 100% लागत, और लागत अपन किसको बोलते हैं? बेचे गए माल की लागत का मूल्य होगा। अब कितना मूल्य होगा? तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा, तो क्या हो जाएगा? बेचे गए माल की लागत, क्योंकि हमको लागत नहीं चाहिए ना, तो लागत कितना है? 100। तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा इसका भाग, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 100 बटे 125। क्लियर? ये कटेगा 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1 2 3 4, तो 6 चौक 24, 2,40,000 आ गया। अब बेचे गए माल की लागत 2,40,000 आ गया, इसको यहाँ लाके रख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना, नीचे क्या चाहिए? औसत स्तर। औसत स्तर आप कितना निकाले हो? 60,000, उसको यहाँ पर रख सकते हो। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका औसत स्तर आ जाएगा। अब बताओ किसको क्लियर नहीं है? जितना मैं बताया, सबसे पहले तो क्या निकाले? अंतिम स्टॉक का कितना? विक्रय का 30% बोला, निकाल दिए 90,000 रुपए। प्रारंभिक स्टॉक अंतिम का 1/3 है, तो अंतिम का 1/3 यहाँ पर का लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी का लिख दो तो समझ में आ जाएगा। और का मतलब आप लोग पढ़े क्या है? गुणा होता है, तो का गुणा की 1/3 काटे तो 30,000, पुटअप कर दिए तो 60,000 आ गया। अब ये अपन पढ़े हैं लागत को 100, लाभ को 25, विक्रय को 125। क्यों? क्योंकि लागत जो लाभ बोला है वो लागत का 25% बोला है, तो लागत 100 होगा तभी तो इसका 25 निकालेंगे, तभी तो निकला लाभ 25, इसलिए अपन लागत को क्या माने? 100 माने। क्लियर? तो उसको सेट करें, लागत 100, लाभ 25, तो विक्रय 125। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, तो 125 विक्रय का मूल्य दिया है 3 लाख। 125 अगर प्रतिशत कमाते हो तो विक्रय मूल्य कितना है? 3 क्या बोलते हैं? 3 लाख। तो 100% लागत का, और लागत आपको पता है किसको बोलते हैं? बेचे गए माल की लागत। तो लागत का मूल्य क्या होगा? तो इन दोनों का गुणा इसका भाग करके कितना निकाले? बेचे गए माल की लागत 2,40,000। अब फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले में यहाँ पे लिख के फार्मूले में पुट अप करोगे आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51 मैं बताया हूं, उसके बाद 52, 53 आप बनाएंगे। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? मिटा दो, 5 सेकंड दे रहा हूं, फोटो खींचना, फोटो खींच लो, रुक के बनाना है। 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक, उसके बाद आता है, ये तो था औसत स्कंद, अब आता है देनदार आवर्त अनुपात, बी नंबर। देनदार आवर्त अनुपात। देनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला होता है, ठीक है, देनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला होता है शुद्ध उधार विक्रय डिवाइड बाय औसत देनदार। ठीक, शुद्ध उधार विक्रय, कुल विक्रय में से नगद विक्रय को माइनस कर दोगे तो उधार विक्रय आ जाएगा। ठीक है, और औसत देनदार कैसे निकालोगे? औसत देनदार कैसे निकालेंगे? तो औसत देनदार का वही फॉर्मूला,
प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार डिवाइड बाय 2। अब प्रारंभिक देनदार है तो इसमें प्रारंभिक प्राप्य विपत्र शामिल करते हैं, और अंतिम देनदार है तो इसमें अंतिम प्राप्य विपत्र शामिल करते हैं। ठीक है, देनदार होगा तो प्राप्य विपत्र शामिल करोगे, और अगर अंतिम रहेगा तो अंतिम प्राप्य पत्र शामिल करोगे, दोनों में। ठीक है, प्रारंभिक में प्राप्य पत्र शामिल कर लेना और अंतिम देनदार में अंतिम प्राप्य पत्र शामिल कर लेना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इससे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 54, ठीक 54 बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। देखो एक टेबल बना हुआ है ना, विवरण दिया है प्रारंभिक और अंतिम। व्यापारिक देनदार दिया हुआ है 1,50,000 और अंतिम दिया है 4,50,000। प्राप्य विपत्र दिया है 50,000 और 1.5 लाख। ठीक है, दोनों दिया हुआ है। उसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, तो संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में यहाँ पर बताया क्या? नहीं, उसको छोड़ दो क्योंकि अपने पे आता नहीं है, उसको हटा दो। उसके बाद देखो चार्ट के बाद बाहर नीचे लिखा हुआ है संचालन से कुल आय। अभी मैं बताया संचालन से आय को विक्रय बोलते हैं। तो कुल आय दिया हुआ 20 लाख, नगद आय दिया है 4 लाख। तो कुल आय में से नगद आय को घटा दोगे तो उधार आय बचता है, मतलब विक्रय में से नगद विक्रय को घटा दोगे तो उधार विक्रय बचा। ठीक, हम लोग को चाहिए शुद्ध उधार विक्रय। क्लियर? अब आते हैं अपन बनाने में। ठीक, तो चलिए अपना सबसे पहले क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले में। तो आपको पता है 54 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, फॉर्मूला ही आपके पास है। तो आपको क्या चाहिए? प्रारंभिक देनदार प्लस प्राप्य विपत्र। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में सेट करो। पर आप जब बनाएंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिखना, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाना। पर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है बोल के, फिर भी पूरा क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। तो प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक प्राप्य विपत्र। तो बताओ, प्रारंभिक देनदार दिया है 1,50,000 प्लस प्राप्य विपत्र दिया है 50,000। ठीक, अब अंतिम देनदार और अंतिम प्राप्य पत्र, तो अंतिम देनदार दिया है 4,50,000 प्लस अंतिम प्राप्य पत्र दिया है 1.5 लाख। क्लियर? डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2 लाख। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 लाख। ठीक, डिवाइड बाय 2, तो 8 लाख डिवाइड बाय 2 कटेगा तो आ जाएगा, यहां तक क्लियर है? 4 लाख। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो शुद्ध उधार संचालन आय। तो शुद्ध उधार संचालन आय, जिसको अपन शुद्ध उधार विक्रय बोलते हैं। तो कुल संचालन आय में से नगद आय को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कुल संचालन आय कितना दिया हुआ है? तो कुल संचालन आय दिया हुआ है 20 लाख रुपए, माइनस नगद आय दिया हुआ है 4, घटा दिए 16 लाख रुपए। यहां तक क्लियर है? अब उधार संचालन आय या उधार विक्रय, इसको बोलते हैं उधार विक्रय। तो उधार विक्रय आपको मिल चुका है 16 लाख, यहां पर रख दो। औसत देनदार, तो औसत देनदार अपन निकाले हैं तो 4 लाख, यहां रख दो। यहां पर लाके फॉर्मूला लिखो, पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि व्यापारिक प्राप्य और प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य पत्र और देनदार जुड़ता है। तो प्रारंभिक होगा तो प्रारंभिक को जोड़ना, अंतिम होगा तो अंतिम को जोड़ना। क्लियर है? यहाँ पर फॉर्मूला लिखना, उधार विक्रय आपको 16 लाख रुपए दिया है, ऊपर फॉर्मूले में लिखना, और औसत देनदार अपन 4 लाख निकाले हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप
स्कंद आवर्त अनुपात और देनदार आवर्त अनुपात में पढ़ाया हूं, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो इससे जो भी क्वेश्चन आपको बनता है, जैसे 54 नंबर है, 55 है और 56, 57, ये सभी क्वेश्चन इजी है, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लेनदार आवर्त अनुपात पढ़ाऊंगा, लेनदार आवर्त अनुपात और क्रियाशील पूंजी आवर्त अनुपात, ये भी इजी है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं बनाएंगे, और जो भी डाउट निकलेगा इसको मुझसे पूछेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनाएंगे? मैंने बताया 54 नंबर क्वेश्चन, अभी आप लोग बनाएंगे 55, 56 और 57 नंबर। तो 4 क्वेश्चन मैं बताया हूं, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग ट्राई करेंगे, और मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन और भेजूंगा, उसको भी ट्राई करेंगे। और कुछ डाउट निकलेगा तो मुझसे पूछ देंगे, मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगा। क्लियर है? यहाँ तक इसको आप लोग यहाँ फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, ये बन जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है?